गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल सर्विस सेक्टर्स के बारे में। मतलब वो सारी सेवाएं जो हमारी दुनिया को चलाती हैं और उन्हें अलग अलग हिस्सों में कैसे बांटा जाता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जो सुनने में शायद थोड़ा सूखा लगे। हाँ, लेकिन ये हमारी अर्थव्यवस्था की वायरिंग डायग्राम जैसा है। वायरिंग डायग्राम, ये अच्छा कहा। और इसे समझे बिना हम ये नहीं समझ सकते कि दुनिया असल में चलती कैसे है। ठीक है, तो इस वायरिंग डायग्राम को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आम सी चीज से शुरू करते हैं। ओके। मान लीजिए मैंने अभी अपने फोन पर एक ऐप से कॉफी ऑर्डर की, एक बटन दबाया और 20 मिनट में कॉफी मेरे दरवाजे पर। ये बहुत आसान लगता है ना? लगता तो है। लेकिन आज हम इन स्रोतों के मदद से ये देखेंगे कि उस एक कप कॉफी को मुझ तक पहुंचाने में कितने अलग अलग सर्विस सेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले पर्दे के पीछे चलते हैं। उस ऐप को चलाने के लिए क्या चाहिए? यहीं से हमारी पहली श्रेणी शुरू होती है, व्यावसायिक सेवाएं, बिजनेस सर्विसेज। हाँ, ये एकदम सही शुरुआती बिंदु है। व्यावसायिक सेवाएं वो अदृश्य इंजन है जो बाकी सभी व्यवसायों को चलाते हैं। अदृश्य इंजन। हाँ, ये सीधे हम जैसे ग्राहकों को कुछ नहीं बेचते, बल्कि दूसरी कंपनियों को अपना काम करने में मदद करते हैं। जैसे? तो आपकी कॉफी ऐप वाली कंपनी को ही ले लीजिए। उन्हें अपना हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंटेंट्स की एक टीम चाहिए। राइट। उन्हें अपने ऐप को बनाने और मेंटेन करने के लिए आईटी प्रोफेशनल्स चाहिए, और अपने ब्रांड का प्रचार करने के लिए एक विज्ञापन एजेंसी। अच्छा। ये सब व्यावसायिक सेवाओं के उदाहरण हैं। मतलब ये वो सब कुछ है जो बिजनेस को बिजनेस बनाता है। लेकिन इन स्रोतों में एक दिलचस्प बात यह है कि ये सेवाएं सिर्फ मदद नहीं करती, बल्कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की मैच्योरिटी का एक बहुत बड़ा संकेत होती हैं। हाँ, इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है, मतलब मैच्योर होती है, कंपनियां उन कामों को आउटसोर्स करना शुरू कर देती हैं जिनमें वे माहिर नहीं हैं। एक छोटी कंपनी शायद अपना अकाउंट खुद ही संभाल ले, लेकिन एक बड़ी कंपनी के लिए एक विशेषज्ञ अकाउंटिंग फर्म को काम पर रखना ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती होगी। एग्जैक्टली। इससे एक स्पेशलाइजेशन का इकोसिस्टम बनता है। इसलिए जब आप किसी देश में एक मजबूत और बढ़ता हुआ बिजनेस सर्विस सेक्टर देखते हैं, जिसमें बैंकिंग, बीमा, आईटी ये सब आ गया, बिल्कुल, तो ये इस बात का संकेत है कि वहां की अर्थव्यवस्था ज्यादा जटिल, कुशल और विकसित हो रही है। वो महज मैन्युफैक्चरिंग से आगे निकल चुकी है। अच्छा, तो आपने कहा कि एक बड़ी कंपनी के लिए ये ज्यादा जरूरी है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये सेवाएं छोटे व्यवसायों या स्टार्टअप्स के लिए उतनी मायने नहीं रखती? नहीं नहीं, क्या वे इनके बिना काम नहीं चला सकते? लेकिन जरूरत खत्म नहीं होती। एक छोटा कैफे शायद किसी बड़ी विज्ञापन एजेंसी को हायर ना करे, लेकिन उसे भी अपने सोशल मीडिया को मैनेज करने के लिए किसी फ्रीलांसर की जरूरत पड़ सकती है, जो एक तरह की बिजनेस सर्विस ही है। बिल्कुल। उसे अपने पेमेंट प्रोसेस करने के लिए एक बैंकिंग सर्विस चाहिए,
और आज के दौर में तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब SaaS जैसे मॉडल्स की वजह से छोटी कंपनियां भी बहुत कम कीमत पर वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ, वर्ल्ड क्लास IT और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो इन सेवाओं तक पहुंच अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है और ये हर आकार के बिजनेस के लिए जरूरी है। समझ गए। तो ये बिजनेस सर्विसेज जैसे IT और सॉफ्टवेयर एक तरह के डिजिटल हाईवे पर चलती हैं। बिल्कुल। और वो हाईवे ही हमें हमारी अगली श्रेणी तक ले जाता है, संचार सेवाएं, कम्युनिकेशन सर्विसेज। बिल्कुल। मेरी कॉफी ऐप बिना इंटरनेट के तो चल ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं चल सकती। संचार सेवाएं हमारी आधुनिक दुनिया का आप कह सकते हैं नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम। हाँ, इसमें टेलीकॉम कंपनियां जो हमें 4G 5G देती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और यहाँ तक कि मीडिया और पोस्टल सेवाएं भी शामिल हैं। अच्छा। ये सब सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। आपके कॉफी ऐप के मामले में जब आप ऑर्डर प्लेस करती हैं तो वो डेटा आपके फोन से निकलकर इंटरनेट के जरिए ऐप के सर्वर तक जाता है और फिर वहां से कैफे के सिस्टम तक। हाँ, और डिलीवरी पार्टनर के फोन तक भी। ये सब कुछ सेकंडों में होता है और ये संचार सेवाओं के बिना असंभव है। और ये सिर्फ डेटा भेजने तक ही सीमित नहीं है ना, शोध बताते हैं कि मीडिया भी इसी का हिस्सा है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। एक न्यूज चैनल और एक टेलीकॉम कंपनी में क्या समानता है? देखिए, यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि हम सूचना के सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ओके, बल्कि उसकी वितरण की भी बात कर रहे हैं। हाँ, टेलीकॉम कंपनी एक पाइपलाइन की तरह है और मीडिया कंपनी उस पाइपलाइन में बहने वाले पानी की तरह है। वाह। दोनों का मकसद सूचना को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाना है। और आज के दौर में तो ये लाइन और भी धुंधली हो गई है। कैसे? नेटफ्लिक्स जैसी स्ट्रीमिंग कंपनियां वो कंटेंट भी बनाती हैं और उसे अपने ही इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म पर वितरित भी करती हैं। सही बात है। तो इस क्षेत्र में असली जंग अब सिर्फ स्पीड को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर है कि उस स्पीड का इस्तेमाल करके कौन सबसे आकर्षक कंटेंट दे सकता है। वाह, ये पाइपलाइन और पानी वाली मिसाल शानदार है। तो हमने पर्दे के पीछे की डिजिटल दुनिया देख ली, लेकिन मेरी कॉफी तो असल दुनिया में एक असली दुकान में बन रही है। बिल्कुल। और वो दुकान हवा में तो नहीं बनी होगी। ये हमें हमारी तीसरी श्रेणी पर लाता है, जिसे हम हर दिन अपनी चारों ओर देखते हैं, निर्माण सेवाएं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। हाँ, अब हम डिजिटल से फिजिकल दुनिया में आते हैं। निर्माण सेवाओं में सिर्फ बिल्डिंग बनाना ही नहीं आता, जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। अच्छा। इसमें 3 मुख्य चीजें शामिल हैं। एक तो रियल एस्टेट यानी जमीन और उस पर बनी प्रॉपर्टी का विकास। ओके। दूसरा सिविल कंस्ट्रक्शन यानी सड़कें, पुल और बांध जैसा बुनियादी ढांचा बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ। ओके। और तीसरा इंटीरियर डिजाइन। इंटीरियर डिजाइन। हाँ, मतलब उन बनी हुई जगहों को रहने और काम करने लायक बनाना। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई। क्या इंटीरियर डिजाइन वाकई में कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है? मुझे लगा था कि यह एक ज्यादा कलात्मक या क्रिएटिव सेवा है जिसका ताल्लुक बिल्डिंग बनाने से नहीं है। ये एक आम धारणा है, लेकिन अगर आप इसे एक प्रक्रिया के तौर पर देखें तो ये बिल्कुल फिट बैठता है। कैसे? एक बिल्डिंग का ढांचा खड़ा कर देना सिर्फ आधा काम है। हाँ। जब तक उसके अंदर बिजली की वायरिंग, प्लम्बिंग, दीवारें और फर्श सही जगह पर ना हो, तब तक वो जगह इस्तेमाल के लायक नहीं होती। सही बात है। इंटीरियर डिजाइन सिर्फ सोफे और पर्दे लगाना नहीं है, ये स्पेस प्लानिंग और फंक्शनैलिटी के बारे में है। अच्छा, तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं? बिल्कुल। सिविल कंस्ट्रक्शन एक शहर के लिए ढांचा बनाता है, रियल एस्टेट उस ढांचे पर इमारतें खड़ी करता है और इंटीरियर डिजाइन उन इमारतों में जान डालता है। हाँ बिल्कुल। आपका कॉफी शॉप एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है जो एक सड़क पर मौजूद है, जिसे सिविल कंस्ट्रक्शन ने बनाया है और उसके अंदर का माहौल इंटीरियर डिजाइन का नतीजा है। ठीक है, अब ये ज्यादा समझ में आता है। तो दुकान बन गई, कॉफी भी तैयार है, लेकिन वो मुझ तक कैसे पहुंचेगी? यहाँ पर डिलीवरी वाला लड़का या लड़की तस्वीर में आते हैं। बिल्कुल। और ये हमें हमारी चौथी और शायद सबसे तेजी से बदलती श्रेणी तक ले जाता है, वितरण सेवाएं, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। ये निर्माता और उपभोक्ता के बीच की खाई को पाटती हैं। ये पूरी सप्लाई चेन की कहानी है। सप्लाई चेन? हाँ, इसमें 4 मुख्य खिलाड़ी हैं। परिवहन, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ट्रांसपोर्ट। वेयरहाउसिंग, जहां सामान को सुरक्षित रखा जाता है। लॉजिस्टिक्स, जो इस पूरे प्रक्रिया की योजना बनाता है और उसे मैनेज करता है। और रिटेल। और आखिर में खुदरा बिक्री,
यानी रिटेल, जो सामान को ग्राहक को बेचता है। आपकी कॉफी के उदाहरण में ये सिर्फ डिलीवरी पार्टनर नहीं है जो मेरी कॉफी ला रहा है। नहीं, हमें सोचना होगा कि उस कैफे तक कॉफी बीन्स कैसे पहुंचे होंगे। बिल्कुल। वो शायद किसी दूसरे देश के खेत से आए हों, फिर उन्हें जहाज से ट्रांसपोर्ट किया गया हो, एक बड़े वेयरहाउस में रखा गया हो, और फिर एक ट्रक के जरिए उस कैफे तक पहुंचाया गया हो। ये पूरी चेन वितरण सेवाओं का हिस्सा है। और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी, तेजी से बदलती श्रेणी। हाँ, पिछले दशक में इस सेक्टर में क्रांति आई है। मुझे याद है कुछ साल पहले तक 2 दिन में डिलीवरी एक बहुत बड़ी बात लगती थी। सही बात है। आज लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी में आए बदलाव की वजह से हम 10 मिनट में किराने का सामान घर पर पाने की उम्मीद करते हैं। क्विक कॉमर्स। हाँ, क्विक कॉमर्स जैसी चीजें वेयरहाउसिंग और परिवहन के नियमों को फिर से लिख रही हैं। अब बड़े बड़े गोदाम शहरों से बाहर नहीं, बल्कि शहरों के अंदर डार्क स्टोर्स के रूप में खुल रहे हैं, ताकि डिलीवरी तेज हो सके। अच्छा। ये सिर्फ सामान पहुंचाना नहीं है, ये स्पीड और सुविधा का खेल बन गया है। और इस पूरी चेन में हर कदम पर इंसान काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वो कॉफी बनाने वाला बैरिस्टा, ऐप बनाने वाला डेवलपर, डिलीवरी करने वाला राइडर, इन सब के पास एक खास हुनर है। ये हुनर कहाँ से आता है? हाँ। और ये हमें हमारी 5वीं श्रेणी पर लाता है, शिक्षा सेवाएं। एजुकेशन सर्विसेज। हाँ, ये श्रेणी सीधे मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल में निवेश करती है। एक देश के नागरिक जितने ज्यादा शिक्षित और कुशल होंगे, उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी। इसमें स्कूल, कॉलेज जैसे पारंपरिक संस्थान तो आते ही हैं, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ गया है। हाँ, स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि अब इसमें कोचिंग संस्थान, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर और खास तौर पर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इस ऑनलाइन वाले हिस्से ने तो सब कुछ बदल दिया है, लेकिन क्या इसका असर सिर्फ पहुंच बढ़ाने तक ही सीमित है, या ये शिक्षा के मूल विचार को ही बदल रहा है? ये शिक्षा के मूल विचार को ही बदल रहा है। अच्छा। यहाँ जो सबसे बड़ा बदलाव आया है उसे हम शिक्षा का अनबंडलिंग कह सकते हैं। अनबंडलिंग मतलब पहले आपको कोई नया कौशल सीखने के लिए एक पूरी डिग्री या डिप्लोमा खरीदना पड़ता था, जिसमें कई ऐसे विषय भी होते थे जो शायद आपके काम के नहीं थे। सही बात है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से आप सिर्फ वही खास स्किल खरीद सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। जैसे सिर्फ डेटा एनालिसिस पर 3 महीने का कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग पर 6 हफ्ते का सर्टिफिकेट। ये लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करने की आजादी देता है। ये जो बरिस्ता मेरी कॉफी बना रहा है, हो सकता है उसने कोई खास कॉफी मेकिंग का ऑनलाइन कोर्स किया हो। बिल्कुल हो सकता है। ये तो करियर डेवलपमेंट के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है, बहुत दिलचस्प। तो ठीक है, कॉफी बन गई, मुझ तक पहुंच भी गई और मैंने उसे पी भी लिया। कहानी खत्म? नहीं, मेरे पास अब एक खाली कागज का कप और एक प्लास्टिक की लिड है। इसका क्या होगा? और ये हमें हमारी आखिरी और शायद आज के समय की सबसे जरूरी श्रेणी तक ले जाता है, पर्यावरण सेवाएं, एनवायरमेंटल सर्विसेज। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया चक्र शुरू होता है। एक नया चक्र? हाँ, पर्यावरण सेवाएं हमारे विकास और उपभोग की कीमत को मैनेज करने का तरीका है। इसमें मुख्य रूप से अपशिष्ट प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट, जल उपचार, हाँ, वाटर ट्रीटमेंट और प्रदूषण नियंत्रण, पोल्यूशन कंट्रोल जैसी सेवाएं आती हैं। हमारे घरों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे और गंदे पानी का क्या किया जाए, ये इस सेक्टर का काम है। स्रोतों में ये भी लिखा है कि ये क्षेत्र औद्योगिक विकास की सीधी प्रतिक्रिया है। बिल्कुल। मतलब जैसे जैसे हमने तरक्की की, हमने एक समस्या पैदा की और अब उस समस्या को ठीक करने के लिए एक पूरी नई इंडस्ट्री बना दी है। बिल्कुल। और अब ये इंडस्ट्री सिर्फ समस्या को ठीक करने से आगे जा रही है। वो कैसे? यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी? पहले हमारा मॉडल था लो बनाओ, इस्तेमाल करो और फेंक दो। लेकिन अब पर्यावरण सेवाएं इस मॉडल को लो बनाओ, इस्तेमाल करो, दोबारा इस्तेमाल करो और रिसाइकल करो में बदलने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा। तो आपका कॉफी का कप सिर्फ कचरा नहीं है, वो एक संसाधन है। कंपनी, आप इस बात पे रिसर्च करिए कि उस कप को कैसे रिसाइकल करके कुछ नया बनाया जा सकता है। तो ये क्षेत्र अब सिर्फ कचरा प्रबंधन नहीं, बल्कि संसाधन रिकवरी का उद्योग बनता जा रहा है। एग्जैक्टली। वाह। तो एक कप कॉफी के सफर में हमने पूरी अर्थव्यवस्था का चक्कर लगा लिया, व्यावसायिक सेवाओं से लेकर संचार, निर्माण, वितरण, शिक्षा और आखिर में पर्यावरण सेवाओं तक। ये देखना कमाल का है कि ये सब कितने अदृश्य तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और अगर हम इन सब को एक साथ जोड़ दें तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। कैसे? आपकी कॉफी ऐप एक व्यावसायिक सेवा है जिसे चलने के लिए संचार सेवाओं,
मतलब इंटरनेट की जरूरत है। ये ऐप आपको एक ऐसे कैफे से जोड़ती है जो निर्माण सेवाओं का एक उत्पाद है। राइट। कैफे तक कॉफी बीन्स और आप तक तैयार कॉफी वितरण सेवाओं के जरिए पहुंचती हैं। सही। इस पूरी प्रक्रिया को चलाने वाले लोगों को शिक्षा सेवाओं ने प्रशिक्षित किया है। और अंत में इस पूरी प्रक्रिया से पैदा हुए कचरे का प्रबंधन पर्यावरण सेवाएं करती हैं। कोई भी एक सेक्टर अकेले काम नहीं कर सकता। ये सब एक जटिल लेकिन खूबसूरत मशीन के अलग अलग पुर्जों की तरह हैं। बिल्कुल सही कहा। ये एक शानदार सारांश है। इसने वाकई मेरी आंखें खोल दी। तो इन 6 स्थापित श्रेणियों को देखते हुए एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। बताइए। जैसे जैसे हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी और समाज के लिहाज से बदल रही है, क्या भविष्य में कोई नई सर्विस श्रेणी उभर सकती है? अच्छा सवाल है। क्या आज से 20 साल बाद हम पर्सनल डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स कंसल्टिंग को एक 7वीं या 8वीं श्रेणी के रूप में पढ़ रहे होंगे? ये सोचने वाली बात है।